दोस्तों नमस्कार। गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आप जैसा जानते हैं कि मैं यह श्रृंखला जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से जो प्रश्न बैंक तैयार की गई है उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों आज हम साझेदारी का पुनर्गठन के जो प्रमुख यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं उन पर आज चर्चा करने वाले हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि साझेदारी का पुनर्गठन है। आपको बताना 4 ऑप्शन है। साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाना, साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन या साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देना, ख्याति के लिए मूल्य से ख्याति खाता खोलना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, पुनर्गठन का अर्थ जो होता है किसी भी प्रकार से जो पुराना हमारा समझौता हुआ है उस समझौते में परिवर्तन होना ही पुनर्गठन कहलाता है। तो देखिए, साझेदारों द्वारा अतिरिक्त पूंजी लगाई जाएगी तो यहाँ पे पुनर्गठन नहीं होगा। साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन होगा तो बिल्कुल यहाँ पर पुनर्गठन की संभावना बनती है। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन जो है कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देना। यदि साझेदार है और उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भी पुनर्गठन की संभावना नहीं है। और ख्याति के लिए मूल्य से ख्याति खाता खोलेंगे तो भी यहाँ पे पुनर्गठन नहीं होगा। अर्थात हमारा ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पर लाभ अनुपात में परिवर्तन होगा तो पुनर्गठन बिल्कुल होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन पर जो संचिति होती है, रिजर्व जो होता है, उसका विभाजन होता है किस प्रकार से किया जाता है? पूर्व अनुपात में या समान अनुपात में, नए अनुपात में या पूंजी के अनुपात में? तो यहाँ पर देखिए, जब साझेदार हैं और उनका अनुपात में संचिति का विभाजन कर रहे हैं, रिजर्व का जब हम विभाजन करेंगे तो उन्हें पूर्व का अनुपात जो पहले से अनुपात चला आ रहा उसी अनुपात में उस संचिति का विभाजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए कि विद्यमान साझेदारी के लाभ अनुपात में परिवर्तन का परिणाम है। जो लाभ अनुपात में परिवर्तन, लाभ हानि अनुपात का परिवर्तन है, उसका परिणाम क्या है? अर्थात परिणाम क्या होगा? अब यहाँ पे जब विद्यमान साझेदार हैं और लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होगा तो कुछ को त्याग करना पड़ता और कुछ को प्राप्ति होगी। तो इसका परिणाम क्या होगा? त्यागी साझेदार के लाभ अनुपात में वृद्धि बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पे। दूसरा देखिए, त्यागी साझेदार के लाभानुपात में कमी, बिल्कुल जो त्याग करेगा अर्थात अपना भाग छोड़ेगा उसके अनुपात में उसका लाभ बिल्कुल कम होने की संभावना पूरी, अर्थात ये सही हो सकता है। अगला देखते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है तभी हम सही का निर्णय करेंगे, यहाँ पे चयन करेंगे। वो यह जरूरी क्योंकि हो सकता उससे भी अच्छा कोई दूसरा ऑप्शन हो, तो इसीलिए हम अभी सिर्फ सही मान के चलते हैं। अगला देखते हैं, सभी साझेदारों के लाभ अनुपात में वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कुछ साझेदारों के लाभ अनुपात में वृद्धि होगी तो कुछ में कमी होगी। अगला डी है, त्यागी साझेदारों को ख्याति की राशि की हानि होगी? तो यह भी नहीं होगा, अर्थात हमारा बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर चौथा। साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन है। आपको बताना है कि जो साझेदार हैं उनके लाभ अनुपात में परिवर्तन का कारण क्या है? नए अनुपात में लाभ का वितरण है, पुराने अनुपात में लाभ का वितरण है, साझेदारी का पुनर्गठन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अर्थात लाभ अनुपात में परिवर्तन होगा तब क्या होगा कहने का मतलब है। तो नए अनुपात में लाभ का वितरण बिल्कुल नहीं होगा, पुराने अनुपात में लाभ का वितरण भी नहीं होगा। साझेदारी का पुनर्गठन जब होगा, जब लाभ अनुपात में परिवर्तन होगा तो साझेदारी का पुनर्गठन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक। ख्याति जिसे आप जानते हैं या लोकप्रियता या जो सुनाम है उसे हम ख्याति कहते हैं। तो ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक क्यों होता है? संपत्ति के मूल्यांकन के लिए? तो संपत्ति के मूल्यांकन के लिए नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ से दो बातें समझ लीजिए। एक जो ख्याति है, यह जो ख्याति होती है ये व्यापार के लाभ के लिए साझेदार से ख्याति ली जाती है और संपत्ति के लिए एक साझेदार से पूंजी ली जाती है। इतना याद रखना आपको, इन दोनों चीज, ख्याति
लाभ के लिए ली जाती है और संपत्ति के लिए पूंजी ली जाती है कोई भी साझेदार से। तो संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन के समय आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अतिरिक्त पूंजी लगाने के समय भी इसकी आवश्यकता नहीं होगी। साझेदारों के लाभ अनुपात के परिवर्तन के समय तो बिल्कुल सही है कि लाभ अनुपात में जब परिवर्तन होगा तब हमें ख्याति का मूल्यांकन करना होगा, क्योंकि इससे ख्याति का संबंध लाभ अनुपात से ही होगा। संपत्ति और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन के समय तो बिल्कुल ये भी सही जवाब नहीं है। सही जवाब है कि लाभ अनुपात में परिवर्तन होगा तब हमें ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, क्योंकि ख्याति जो है वो लाभ के आधार पर ही वितरित की जाएगी। अगला आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 6वां। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होगा? आपको बताना है। वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, वर्तमान साझेदार को हानि होगी, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि होगी, इनमें से कोई नहीं। अब सवाल समझते हैं कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर जब पुनर्गठन होगा तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, संपत्ति का रेट जब बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा? तो इससे सीधी सीधी बात है कि जो वर्तमान साझेदार उनको लाभ होगा, क्योंकि संपत्ति से ही साझेदारों को फायदा होता है, लाभ होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 7वां कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। अलिखित संपत्ति क्या होती है ये समझ लीजिए। सबसे पहले अलिखित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता। ऐसी संपत्ति को हम अलिखित संपत्ति कहते हैं। अर्थात यदि पुनर्गठन हो रहा है और जो पुनर्गठन होगा इसमें अलिखित संपत्ति मिलेगी तो इससे जो साझेदार हैं उनको फायदा ही होने वाला है, और ऐसा ऑप्शन यहाँ पे मिलता हमें वह सही ऑप्शन हो जाएगा। अर्थात वर्तमान साझेदार को लाभ, वर्तमान साझेदार को हानि, वर्तमान साझेदार को न लाभ न हानि, इनमें से कोई नहीं। तो हानि तो होगी नहीं, न लाभ न हानि की स्थिति भी नहीं होगी, इसलिए वर्तमान साझेदार को सिर्फ लाभ होगा, क्योंकि संपत्ति उन्हें मिली है और मिलेगी तो इसका कोई मूल्य निर्धारित किया जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर या पुनर्गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। यदि दायित्व हमें अलिखित मिला, जैसे संपत्ति मिली थी तो संपत्ति से हमको फायदा हुआ था क्योंकि उसका कुछ मूल्य मिलेगा। अब दायित्व मिला है अर्थात हमारी देनदारी है, किसी व्यक्ति को हमें देना पड़ेगा, तब वर्तमान साझेदार को लाभ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनका भाग जो लाभ है वो कम हो जाएगा। वर्तमान साझेदार को हानि होगी? बिल्कुल सही जवाब यही हो सकता है, लेकिन अगला कोई ऑप्शन देखना जरूरी है। वर्तमान साझेदार को ना लाभ ना हानि की स्थिति भी नहीं होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अलिखित जब दायित्व रहेगा तो उसकी देनदारी हमें बढ़ जाएगी, इसलिए जो वर्तमान साझेदार है उनका लाभ कम हो जाएगा, यानी साझेदारों को हानि हो जाएगी यहाँ पे। अगला देखिए, लेकिन आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, उन्हें भी फायदा हो सके। हम पूरे चैप्टर के विकल्प आपको वीडियो के माध्यम से समझा देंगे, इसलिए अधिक से अधिक दोस्तों तक आप शेयर करते जाएं। और पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी यदि कर दिया है तो बेल आइकॉन प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक मिल सके नए नए वीडियो के। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। आपको बताना है कि ये खाता क्या है। समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाता, रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसे हम कहते हैं, तो यह व्यक्तिगत खाता है यानी पर्सनल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, रियल अकाउंट है, या नाम मात्र का खाता है। और सही जवाब हो जाएगा नाम मात्र का खाता है। जब हमने इससे संबंधित वीडियो बनाया था तब आपको समझाया भी था, यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। यहाँ से देखिए, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। पुराने लाभ हानि अनुपात में, नए लाभ हानि अनुपात में, समान अनुपात में, इनमें से कोई नहीं। तो जो पुनर्मूल्यांकन खाता होता है उसका जो शेष है वो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 में देखिए, आप जो क्वेश्चन दिया है एक्स और वाई दो अनुपात है, ये परसेंटेज नहीं है।
2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा? त्याग करने की बात है यहाँ पे। अब इसको हल करके देखना पड़ेगा, और यदि चाहते हैं आप कि हम हल करके बताएं तो इनके लिए एक अलग से वीडियो भी लाके हम आपको बता देंगे किस प्रकार से हल किया जाता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, त्याग अनुपात जो होता है, त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और जो पुराना है तो अब यहाँ पे देखिए x जो है, और तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 3 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, 2/5 माइनस नया कितना है, उन्होंने समान अनुपात कहा अर्थात 1:1 हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेते, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा अब हमको 10 में इतनी बार पढ़ोगी 10 से आगे ना बढ़े, यानी 5 दूनी 10 और जो 2 आया उसका गुणा ऊपर कर दिए, 2 दूनी 4 माइनस यहाँ देखिए 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 से आगे ना बढ़े, तो 5 बार जाएगा और 5 एकम 5, यानी देखिए 5 माइनस का है तो -1/10 आ जाएगा, और माइनस जो है अर्थात ये त्याग कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे माइनस यानी त्याग है, तो कौन है x, तो यहाँ पे देखिए सही जवाब हो जाएगा x द्वारा त्याग कहलाएगा, क्योंकि y को तो प्राप्ति होगी। जब दो ही साझेदार हैं और दोनों में से एक का जब त्याग हो रहा तो दूसरे का प्राप्ति हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं। लेकिन हम बोर्ड पे भी इन सवालों को आपको समझा देंगे, आप कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए ख्याति है, तो ख्याति एक चालू संपत्ति, अमूर्त संपत्ति या मूर्त संपत्ति, इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब है एक अमूर्त संपत्ति होती है ख्याति। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर की, पिछले 4 वर्षों के लाभ 8,000, 12,000, 10,000, 10,000 है। 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य होगा। अब ख्याति का मूल्य निकालना हमको, तो ख्याति कैसे निकालते, ख्याति बराबर यहाँ पर क्या है, औसत लाभ निकालना है। तो औसत लाभ, क्योंकि औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है, तो औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष करना पड़ेगा, क्रय वर्ष। अब औसत लाभ कैसे निकालेंगे, तो ये सभी वर्षों का योग कर लेंगे, 8,000 धन 12,000 धन 10,000 धन 8,000, सभी को जोड़े तो हो जाएगा कितना 40,000, 40,000 बटे संख्या कितनी 1 2 3 और ये 4, तो 4, यानी 10,000 औसत लाभ आया इसका। औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष, यह क्रय वर्ष दिया 2 वर्षों के अर्थात 2, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 20,000, यहाँ पे हमारी ख्याति निकल के आ जाएगी, और सही जवाब हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 20,000। अगला क्वेश्चन है 14 की, अधिलाभ है, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ है, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, भारित लाभ बटे भारों की संख्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा औसत लाभ जो है वो अधिलाभ जो है, तो औसत लाभ में से सामान्य लाभ जो है माइनस सामान्य लाभ, अर्थात सामान्य लाभ से अधिक जो फायदा होता है उसे ही हम औसत लाभ कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो है यह भी हल करना पड़ेगा, पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की धनराशि। इसके लिए जो वीडियो है, वीडियो के माध्यम से हम समझा देंगे आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख हो जाएगा। अगला देखिए ख्याति का सूत्र है औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या, दूसरा है भारित औसत लाभ गुणित लाभ क्रय वर्षों की संख्या, अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए डी ए सभी, तो सीधी सी बात, जो औसत लाभ ख्याति निकालने के लिए औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष की संख्या ये भी सही है, भारित औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष की संख्या भी सही है, अधिलाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या भी सही है, अर्थात ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लाभ अनुपात, इसको नफे का अनुपात भी कहते हैं, पुस्तक में लिखा रहता है। नफे का अनुपात क्या होता है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, नया अनुपात माइनस त्याग अनुपात,
पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो लाभ अनुपात जो है तो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। जैसा हमने बताया था त्याग अनुपात होता है इसका उल्टा कि पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि ए और बी एक फर्म में लाभ हानि विभाजन के समान रूप में साझेदार हैं, अर्थात समान अनुपात में लाभ बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 से वे 4:3 के अनुपात में मुनाफे को साझा करने हैं। मुनाफा अर्थात यहाँ पे लाभ है, लाभ को साझा करने पर सहमत हुए। लाभ साझा अनुपात में परिवर्तन के कारण ए का लाभ या बलिदान, बलिदान यानी यहाँ पे है त्याग। आपको इतना देखना, ये शब्दावली को ध्यान रखना, त्याग अर्थात बलिदान से कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वही त्याग अनुपात हम लगा के देख लेंगे यहाँ पे और सही जवाब आ जाएगा ए का बलिदान आ जाएगा, A/14। इसके लिए हम वीडियो आपको बना के दे देंगे। अगला देखिए अतिरिक्त राशि जो फर्म अपनी संपत्तियों के विक्रय योग्य मूल्य में से अधिक और ऊपर अपनी संपत्ति बेचने पर प्राप्त कर सकती है उसे कहते हैं अधिशेष कहते हैं, सुपर मुनाफे कहते हैं, रिजर्व कहते हैं, ख्याति। यदि ऐसा आपको लगता है कि यहाँ हिंदी में बहुत कठिन शब्दावली तो इंग्लिश पढ़ के देख लिया करें। तो सुपर प्रॉफिट जो है इसे ही हम अधिलाभ कहते हैं, सुपर मुनाफा जिसे कहेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सद्भावना। अब सद्भावना अर्थात क्या है, यहाँ पे ख्याति कहेंगे। ख्याति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सच नहीं है यानी सही नहीं है। यह जो हिंदी है बहुत क्लिष्ट हिंदी यहाँ पे कही गई है, समझाई गई है, लिखी गई है, इसलिए आप बिल्कुल इनको सद्भावना ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह एक अमूर्त संपत्ति है, परिसंपत्ति है, यह एक फर्जी। यहाँ फर्जी कहने का अर्थ है फैक्टिटियस, अर्थात कहेंगे हम इसे कि यह एक कृत्रिम संपत्ति है। तो बिल्कुल सही है। अगला इसका एक एहसास मूल्य है, एहसास मूल्य यानी रिलाइजेबल जिसे हम कहते हैं वह एहसास मूल्य है। तो बिल्कुल यहाँ पे हम देखेंगे कि यह एक एहसास मूल्य है, यही सच नहीं है। बाकी अमूर्त संपत्ति है, फर्जी संपत्ति है, दोनों है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूंजीकरण विधि के तहत सद्भावना अर्थात ख्याति की गणना का सूत्र है। आपको बताना पूंजीकरण विधि के अनुसार ख्याति जो है हमारी, इस ख्याति की गणना का सूत्र कौन सा है। तो सुपर मुनाफे यानी अधिलाभ को रिटर्न की दर से गुणा किया गया है, बिल्कुल नहीं किया जाता गुणा। औसत लाभ रिटर्न की दर से गुणा, बिल्कुल नहीं किया जाता। सुपर मुनाफे को रिटर्न की दर से विभाजित किया जाता, बिल्कुल सही है। अधिलाभ अधिलाभ बटे सामान्य ब्याज या लाभ की दर गुणित हम 100 करते हैं इसे, और यह भी नहीं है विभाजित वाला। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 5,000 रुपए की एक फर्जी संपत्ति। वही फर्जी का अर्थ क्या है, हमने आपको बताया था कृत्रिम संपत्ति सहित एक फर्म की शुद्ध संपत्ति 85,000 है, फर्म की शुद्ध देनदारियां 30,000 है, रिटर्न की सामान्य दर 10% और फर्म का औसत मुनाफा 8,000। सुपर मुनाफे के पूंजीकरण के अनुसार ख्याति की गणना करें। सद्भावना अर्थात यहाँ पे क्या है, ख्याति की गणना करें। तो देखिए यहाँ पे 85,000 शुद्ध संपत्ति है, उसमें ही शामिल 5,000 है जो कृत्रिम संपत्ति अर्थात 80,000 हो जाएगी। देनदारी भी इसमें 30,000 की, ये भी कम हो जाएगी तो 50,000 की हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे 50,000 हो गया और यहाँ पे हम निकालेंगे इसका शुद्ध लाभ उन्होंने कहा है, उसके अनुसार औसत लाभ का 10% निकाला जाएगा यहाँ पे, और इसके अनुसार यदि हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो 30,000 हमें यहाँ पे निकल के आ जाएगी जो ख्याति है वह। क्वेश्चन नंबर 23 फर्म की सद्भावना से प्रभावित नहीं अर्थात ख्याति से प्रभावित नहीं है। फर्म
फर्म की प्रतिष्ठा, बेहतर ग्राहक सेवा, उपरोक्त में से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो सद्भावना जो है, इस सद्भावना से प्रभावित क्या नहीं होगा, तो सद्भावना जो है इससे फर्म भी प्रभावित होगा, फर्म की प्रतिष्ठा भी प्रभावित होगी, बेहतर ग्राहक सेवा भी प्रभावित होगी। यदि ख्याति हमारी चली जाए तो हमारे व्यापार में कौन ग्राहक आएगा, इसलिए ये प्रभावित सभी होंगे। एक मिनट, उपरोक्त में से कोई नहीं प्रभावित नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा डी कि कोई नहीं, ये सभी प्रभावित होंगे कहने का अर्थ। एक साझेदारी फर्म द्वारा नियोजित पूंजी 5 लाख है, इसका औसत लाभ 60,000 है। समान प्रकार के व्यवसाय में रिटर्न का सामान्य दर 10%। सुपर मुनाफे की राशि क्या है, अधिलाभ की राशि क्या है, तो यहाँ अधिलाभ हो जाएगा हमारा 10,000, जो लिखा है वह अधिलाभ हो जाएगा। सद्भावना की गणना कीजिए। भारित औसत विधि का उपयोग तब किया जाता है जब, अर्थात ख्याति के मूल्यांकन की गणना में भारित औसत विधि का उपयोग कब किया जाता है, यहाँ पूछा है। लाभ बराबर नहीं है, लाभ एक प्रवृत्ति है, लाभ में उतार चढ़ाव होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा लाभ एक प्रवृत्ति, अर्थात जो है कि लाभ के एक ट्रेंड में चलता है, कभी भी तब हम लाभ एक प्रवृत्ति में चलता तब भारित औसत विधि का उपयोग करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। फर्म में नियोजित पूंजी 8 लाख, उचित रिटर्न दर 15% और वर्ष के लाभ 12 लाख है। पूंजीकरण विधि के द्वारा फर्म की सद्भावना का मूल्यांकन कीजिए। ख्याति का मूल्यांकन बोला और सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 लाख हो जाएगा। इसके लिए हम वीडियो आज एक अलग से लाके दे देंगे, उसे आप देखना जरूर। क्वेश्चन नंबर 28। त्याग अनुपात क्या है। त्याग अनुपात नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात नहीं होता, प्राप्ति होता है। पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा। अगला देखने की आवश्यकता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन 29वां। एक्स वाई और जेड 5:3:2 के अनुपात में लाभ और नुकसान यानी लाभ हानि साझा करने वाली फर्म भागीदार है। भागीदार 3:2:1 के अनुपात में भविष्य के लाभ को, मुनाफा यानी लाभ और हानि को साझा करने का फैसला करते हैं। अनुपात में परिवर्तन के कारण प्रत्येक साथी का अर्थात साझेदार का लाभ या हानि या बलिदान यानी हानि क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ हल करेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आ जाएगा कि एक्स को कोई प्रभाव नहीं होगा, वाई का त्याग होगा और जेड को यहाँ पे प्राप्ति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी सवाल है। तो दोस्तों यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं और उन्हें वीडियो शेयर करें। लीजिए क्वेश्चन नंबर 30। ए बी और सी 7:3:2 के अनुपात में लाभ हानि साझा करने वाले भागीदार थे। जनवरी 19 से उन्होंने 8:4:3 के अनुपात में लाभ हानि साझा करने का फैसला किया। लाभ हानि साझा अनुपात में परिवर्तन के कारण बी का लाभ या बलिदान आपको बताना होगा। तो यहाँ पे बी का बलिदान 1/60 बलिदान हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।